जो है वो है मैटर वेव्स। ठीक है बेटा, मैटर वेव्स, ये जो कंसेप्ट था मैटर वेव्स का, ये दिया था डी ब्रोगली ने। ये दिया था डी ब्रोगली ने। कब दिया था उसने? जब उसने लाइट के बारे में हमें बताया था कि लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। और फॉर्मूला दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और ये पी क्या था? ये था मोमेंटम। और ये लैम्डा क्या है बेटा? ये लैम्डा वेवलेंथ है। और ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। और क्या बताया था? ये जो वेवलेंथ है ये एसोसिएटेड होती है एक वेव के साथ। और ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और उसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एक साथ एसोसिएट करके हमारे पास फॉर्मूला दे दी। और वो क्या, कौन सी फॉर्मूला थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर। याद है तब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि ये जो पी था उसने वहां पे खोल के नहीं लिखा इसको एमवी के बराबर। क्यों नहीं लिखा एमवी के बराबर? क्योंकि अगर वो वहां पे लिखता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी के बराबर, तब मास ऑफ फोटोन माना जाता था जीरो के बराबर। यानी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू जीरो के बराबर। और उसके इसीलिए वहां पे उसने खोल के नहीं लिखा, इसीलिए वहां पे डायरेक्टली उसने फॉर्मेट दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर। यानी कि उसने एमवी इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है वो बराबर होता है जीरो के बराबर, इसीलिए यहां पे उसने खोल के नहीं रखा। अब सवाल है कि जब ये फोटोन अब ट्रेवल करने लगता है, क्या इसके साथ इसको कोई मास आ जाता है या इसका जीरो रेस्ट मास रहता है? बताया जाता है कि एक इक्वेशन के थ्रू ई एम सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के बराबर। आप सी और सी को काट सकते हो, ये वाला जो मास आ जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा सी जो है ये मास बोला जाता है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि सच में ये मास होता है एक फोटोन का जब ये ट्रैवल करने लगता है। इसके पास कोई 100% कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि मास ऑफ द फोटोन इतना होता है। कब इतना होता है? जब ये ट्रैवल करने लगता है, जब ये विद वेलोसिटी चलने लगता है, यानी कि रेस्ट पे नहीं होता है, तब इसके पास ये वाला मास होता है। समझ आ रही है बात? ये हमने कहां से लिखा? क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होता है बराबर बेटा एच सी अपॉन लेमडा के बराबर। और एनर्जी की और एक फॉर्मूला है आइंस्टाइन की, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसी को यहाँ पे पुट करके एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी और लेमडा के बराबर लिखा। सी और सी कट गए, यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू लेमडा एच बाई लेमडा बच गया। और इस सी को मैंने नीचे लाया, ये बन गया एच अपॉन लेमडा सी। यही मास होता है एक फोटोन का जब ये क्या करने लगता है, जब ये ट्रैवल करने लगता है, तब ये फोटोन का मास आ जाता है। ठीक है बेटा, यही हम उसी को जनरल चर्चा लेके आगे जाएंगे कि जो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दे दी थी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर, और उसने क्या बोला कि ये जो फॉर्मूला है इट्स नॉट ओनली वैलिड फॉर द फोटॉन्स, ये किसी भी मैटर के लिए यानी कि किसी भी पार्टिकल के लिए भी ये वैलिड है। और उसी का नाम पड़ गया क्या? मैटर वेव्स। किसने बोला? डी ब्रोगली ने। क्या बोला बेटा? कि ये जो इक्वेशन है इट्स नॉट ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर द फोटोन बट इट आल्सो होल्ड्स फॉर ट्रू फॉर मैटर वेव्स। यानी कि मैटर में कोई भी पार्टिकल है, मैटर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, इट आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर दिस। और बोला कि आप लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के बराबर यहाँ पे, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है? पार्टिकल्स की बात हो रही है। और अगर एक पार्टिकल की बात हो रही है तो उसका मतलब पार्टिकल के पास क्या होता है? मास होता है। यानी कि रेस्ट मास जीरो, यानी कि जीरो नहीं होता है मास किसका? पार्टिकल का। पार्टिकल का अपना कोई ना कोई मास होता है। और यहाँ पे आप इसको खोल के लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी के बराबर। ये किसने बोला था? डी ब्रोगली ने। और मैटर वेव्स का कंसेप्ट यहीं पे आया। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बोला डी ब्रोगली ने। बोला कि कोई भी मैटर यानी कि कोई भी पार्टिकल उसके साथ एसोसिएटेड होता है वेव कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर होता है? कोई भी पार्टिकल, अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल यहां पे है, आप जान चुके हो कि ये पार्टिकल है, बोला उसने उस टाइम पे कि मैटर वेव्स में कि ये जो पार्टिकल है इसके साथ एसोसिएटेड वेव भी होती है। यानी कि ये जो वहां पे पार्टिकल इसका वेव कैरेक्टर भी है। फिर उसके बाद क्या बनता है कि पार्टिकल नेचर ज्यादा है कि वेव नेचर ज्यादा है, वो डिसाइड करके आप उसको बता सकते हो कि ये पार्टिकल है कि वेव है। जिसका जितना ज्यादा कैरेक्टर होगा उसको वो वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, अगर किसी का लैम्डा ज्यादा होगा उसका मोमेंटम कम होगा, यानी कि पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कम होगी, उसको आप क्या मान सकते हो? वेव मान सकते हो। अब अगर रिवर्स होगा, यही होगा बेटा कम और ये यहां पे ज्यादा होगा, उस टाइम पे आप मान सकते हो उस मैटर उस पार्टिकल को कि इसका पार्टिकुलर नेचर है। समझ आई बात? और आगे बढ़े जाएंगे इसी को, और इसी फॉर्मूला पे हम कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे इसी फॉर्मूले पे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल, इसका मास है 1 kg और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्या है? हमें बताया जाता है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ।
या लेमडा में सीधे लिखूंगा। मुझे क्या बोला जाता है कि लेमडा निकाल के दे दो, एच का वैल्यू मेरे पास नून है और मुझे एम का वैल्यू यहाँ पे नून है, वो किसके बराबर है 1 kg के बराबर, और वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है बेटा। यानी कि अगर मैं लेमडा इक्वल टू लिखूंगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू कितना है मुझे बेटा, वो है 1 के बराबर, इनटू वेलोसिटी है 10 के बराबर। अगर मैं इस लेमडा को लिखूंगा ये आएगा मुझे बराबर 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 35 के बराबर। किसके बराबर आएगा 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 35। कैसे आई कि ये जो 10 पावर 1 था इसको मैंने ऊपर लिया, ये नेगेटिव बना ऊपर, इसके साथ एडिशन में आ गया, तब हमारे पास ये वाला आया। और ये जो लेंथ है इसको प्लैंक लेंथ कहा जाता है कि वो असलियत में वो चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि जिस चीज को आपको मेजर करना है वो चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आप मुझे बोलो कि अगर वेवलेंथ के डायमेंशंस होंगे कंपेरेबल टू द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल अगर हमारे पास ये पार्टिकल इस तरीके का था, इसका कोई ना कोई डायमेंशंस होंगे अपने, अगर ये लेमडा इसके डायमेंशंस के साथ कंपेरेबल था, तब आप किसको ले सकते हो, कौन सा नेचर ले सकते हो, आप वेव नेचर ले सकते हो। अब अगर ये लेमडा बहुत छोटा हुआ एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द पार्टिकल, तब आपको इसका कौन सा कैरेक्टर लेना है, पार्टिकल कैरेक्टर। यहां पे समझदारी की बात है, हमें 1 kg अच्छा लगेगा बोलना कि हम बताएंगे कि एक चीज जिसकी वेवलेंथ है इसके बराबर 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 35 हमारे लिए पॉसिबल है, हमारे लिए एक कॉमन सेंस की बात है, अच्छा बोलना होगा कि एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 1 kg, यानी कि हम इसको किस वाले कैरेक्टर से अपना रहे, पार्टिकल नेचर ऑफ से वहां पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है बोलना कि एक चीज है उसकी वेवलेंथ है 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 35, यानी कि इसके डायमेंशंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द पार्टिकल। तो आप उस टाइम पे वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास है 1 kg, यानी कि आप उसको पार्टिकल नेचर का मान सकते हो, लेकिन याद रखना है कि इसके साथ एसोसिएट वेव भी है और वेव की जो वेवलेंथ है वो इसके बराबर आ रही है। समझ आई बात। अब सवाल है कि फिर हम क्यों बोलते हैं कि जो मैटर है इसका डबल नेचर है, यानी कि फिर कहां पे आपको समझ आता है कि किसका वेव नेचर ज्यादा है, वही हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हम इसके बदले एक kg पार्टिकल के बदले अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन है और ये चलने लगता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने उसकी भी वेलोसिटी ली थी 10 मीटर पर सेकंड, हम इसकी भी ले लेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये एक स्पीड से जा रहा है, एक वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी से जा रहा है, और हमें बताया जाता है कि आप हमें इसका मोमेंटम निकाल के दे दीजिए। क्या बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे बोला जाता है आप इसकी वेवलेंथ निकाल के दे दीजिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि h जो है वो है 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल सेकंड के बराबर, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 kg के बराबर, और वेलोसिटी मुझे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड वहीं से। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे खाली लेमडा निकालना है, मुझे वैल्यूज को पुट करना है। ये बनेगा 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 इंटू 10 के बराबर आएगा बेटा। और क्योंकि मैंने डायरेक्टली उस वैल्यू अभी पुट किया, अब देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर इस 10 का पावर 1 है और जब ये इसके साथ एडिशन में आ जाएगा तो ये बचेगा लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर 30 के बराबर, माइनस 30 के बराबर, क्योंकि इसका 1 था पावर और 31 को जब मैंने 1 काटा तो मुझे 30 बचा। अब मैं जब इस 30 को ऊपर लेके जाऊंगा, लेमडा मुझे आएगा बराबर 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9.1। ये मुझे निकली वेवलेंथ। किसकी निकली वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन की। अब हमें देखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द वेवलेंथ है कंपेरेबल टू द पार्टिकल। जो पार्टिकल एक है यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास मुझे कितना आ रहा था 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 kg, यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर ये था और वेव कैरेक्टर ये आ रहा है। मुझे बोलो दो में से कौन ज्यादा आ रहा है, वेव नेचर की पार्टिकल नेचर, दो में से ज्यादा वेव नेचर आ रहा है, यानी कि एक वेव की डायमेंशन ज्यादा है, एक वेव कैरेक्टरिस्टिक इसकी डायमेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वहां पे पार्टिकल है उसके डायमेंशन उससे ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को कौन सा नेचर ज्यादा देखा गया है, वेव नेचर देखा गया। और बाद में प्रूव भी हो गया कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं तो ये बिहेवियर दिखाने लगता है, एक वेव का बिहेवियर दिखाने लगता है। यानी कि हम अब क्या सीख चुके हैं de Broglie's मैटर वेव से, कि पार्टिकल्स को अगर हम वेलोसिटी दे देंगे, अगर वहां पे वेवलेंथ निकल के आती है
कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ दैट वेरी बॉडी या पार्टिकल, तब आप उसको वेव कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो। लेकिन अब जब हमने 1 kg वाली बात की, पार्टिकल की बात की, हमें लैम्डा बहुत कम आया, हमने बोला कि ये कंपेरेबल नहीं है इसकी वेवलेंथ, तो हमने क्या माना उसको पार्टिकल नेचर से ही हमने माना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, इलेक्ट्रॉन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें लैम्डा की जो लैम्डा का जो वैल्यू आया वो डायमेंशंस के कंपेरेबल आया, तो हमने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका ज्यादा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, वेव कैरेक्टरिस्टिक, और हमने इसको क्या माना, वेव। और जब बाद में प्रूव भी किया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को कहीं पे फेंकते हैं या किसी भी वेलोसिटी इसको चलाते हैं तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है जिसको कौन सा नाम दिया जाता है, वेव नेचर दिखाते हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ फॉर्मूलाज हमें डिराइव करनी है क्योंकि इस पे पक्का एक सवाल पूछा जाता है। 2019 नीट की बात है, इसी पोर्शन से एक सवाल पूछा गया था और आते रहते हैं, जेई में इसी में भी सवाल आता है और हर साल नीट में इसी पोर्शन से एक ना एक सवाल बनता है और आगे जाएंगे, इसी को आगे लेके जाएंगे। अगर हम देखेंगे और फॉर्मेट्स कैसे बन सकते हैं इसके, किसके, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन के, तो हम देखेंगे इस तरीके से कैसे बनेंगे, वही हम आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा, हमारी पहली जो फॉर्मूला है डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन की, वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, है ना बेटा, बराबर। और सवाल कभी इस पे भी पूछा जाएगा, ये चीजें दे के आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी, जैसे हमने अभी 2 सवाल इस पे किया, या कभी आपको वेवलेंथ ही दी जाएगी, मास निकालना होगा, वेलोसिटी भी दी जाएगी, एच का वैल्यू आपको पता है। ये कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत आसान है, इस पे कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप कर सकते हो। अब क्या है कि हम कर रहे हैं बात कि हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, मैं उसको लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर भी है, लिख सकता हूं ना बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर, क्योंकि एमवी तो पी ही हुआ, मोमेंटम ही हुआ। लेकिन मैंने एक इक्वेशन पढ़ी है, एनर्जी मुझे होती है बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर मुझे एक रिलेशन आती है। अगर आपने पढ़ा होगा इसको बेटा तो आपको याद होगी ये इक्वेशन। और अगर यहां से मैं मोमेंटम निकालने की कोशिश करूंगा, मुझे आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me के बराबर आएगा ना बेटा। अब अगर मैं पी का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे आएगा अंडर रूट ऑफ 2me के बराबर आएगा ना बेटा। अब मुझे इसी पी को अगर मुझे यहां पे सबमिट करना है तो मेरी जो फॉर्मूला है ये बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। समझ आई बात? ये असल में काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है, और यहां पे भी मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ही 2me के काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे भी अगर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही इसके बराबर होती है, इस फॉर्मूला के बराबर। समझ आया? ये और एक फॉर्मेट बन गया हमारी फॉर्मूला का, क्या बना कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/ke। अब इस पे अगर सवाल पूछा जाएगा, लैम्डा पूछा जाएगा निकालने के लिए, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो कि 2, और मास भी वहां से दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को आपको वहां से दी गई होगी, और आपको h का वैल्यू पता है, आप लैम्डा निकाल सकते हो, या इनमें से ही कुछ आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, बहुत आसान है, आप इसको निकाल सकते हो। अब आगे जाएंगे और फॉर्मूलाज देखेंगे इसमें कि काइनेटिक एनर्जी और उसकी क्या रिलेशन है। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने वी नॉट से वहां पे डिफाइन किया था, और मैं अगर लिखूंगा इसको अभी, मैं लिखूंगा ई वी इज इक्वल टू मुझे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो मैंने कल देखा कि वो जो हाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, वो इसको बैलेंस किसने किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल वो पहुंच गया था, यानी कि हमने उसको नाम दिया था उस टाइम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन बेसिकली वो पोटेंशियल होता है एक बैटरी का, वही मैंने यहां पे लिखा। जब वो मुझे मिला था किसके बराबर, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, तब मुझे कोई करंट देखने को नहीं मिली। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 2 प्लेट्स है, इसको आपने लोअर पोटेंशियल पे माना, इसको हायर पोटेंशियल पे माना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ की ओर होगी, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, ये रेस्ट पे है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो है बराबर 0 के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वो भी आपको 0 के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, एक प्लेट के पास है। अब क्या किया आपने, कहा आपने पोटेंशियल दे दिया, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फोर्स यहाँ की ओर लगेगा ई के बराबर, और यहाँ पे जब आपको आ जाएगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनेगी वो ई वी के बराबर बनेगी। समझ आ रही है बात? क्या हुआ कि आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ की ओर धकेल दिया, और आपने पोटेंशियल दिया 0 से लेके v वोल्ट तक, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ आके बना हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो ई वी के बराबर आया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेफ्ट साइड एनर्जी होनी चाहिए बराबर राइट साइड एनर्जी को, तो मैं लिखूं 0 + 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल
प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर, क्योंकि मैंने ये 0 0 क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड से मुझे दोनों का वैल्यू क्या था 0। अब मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस ई वी के बराबर, मैं लिखूँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मुझे बना बराबर ई वी के बराबर। समझ आया, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा था, मैंने और एक तरीका आपको दिखाया यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके से भी समझ आया ठीक, नहीं तो आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे बेटर वही है। अब अगर मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, मैं लिख सकता हूँ ई वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकता हूँ, और यही वैल्यू अब मुझे पुट करना है उस वाली फॉर्मूला में, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वही हम देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी आ गई है आगे, आपको इस पे भी सवाल पूछा जाएगा इस वाली फॉर्मूला पे, अगर आपको ये वाली फॉर्मूला याद है, कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाओगे। अब हमें क्या चीज है कि मैंने अभी देखा कि जो ई वी मुझे बराबर था वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, और जो ही मैंने ये वैल्यू पुट किया उसमें, तो मुझे फॉर्मूला बनी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम ई वी के बराबर। समझ आई बात। और मैंने क्या किया, मैंने खाली ई वी को काइनेटिक एनर्जी के बदले यहाँ पे पुट किया। अब मैं जब इसका वैल्यू निकालने बैठ जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, अगर मुझे अब वेवलेंथ निकालनी होगी लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालनी है तो मुझे आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 मास क्या है, मास क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31, और ई क्या है, ई है चार्ज, ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और आगे क्या साथ है हमें v, यानी कि पोटेंशियल हमें साथ है। अब मैं क्या करूंगा, 31 और 19 कितने हो गए 50, और ऊपर इनका रूट है वो कितना बचेगा, बन गए 25, और मैं 10 रेज पावर माइनस 25 को जब ऊपर लेके जाऊंगा ये इस हिसाब से बनेगा 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये 10 रेज पावर माइनस 25 ऊपर जाके 10 रेज पावर प्लस 25 बनेगा, और 25 और 35 को जब मैं ये नेगेशन कर रहा हूं तो मुझे कितना आ रहा है इसका वैल्यू, ये आ रहा है मुझे 9 के बराबर उस टाइम पे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 होगा 2.91 और 1.71 तो ऐसे ही है, मैं इसको लिखूं 2 इंटू 9.1 इंटू 10 1.67। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ये मुझे इस तरीके से आता है अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v इन एंगस्ट्रॉम्स, और जब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ ये आता है मुझे 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v इंटू एंगस्ट्रॉम्स। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और 2019 में नीट का सवाल इसी पे पूछा गया था, डायरेक्टली पोटेंशियल का वैल्यू शायद वो 10,000 दिया गया था, और हमें बोला गया था कि लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं फिर से बताऊंगा, मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मुझे होती है बराबर पोटेंशियल के बराबर, और मैंने बस फॉर्मूला में वही पुट किया यहाँ पे, और उसके बाद मुझे पूछा गया कि लैम्डा मुझे निकाल के दे दो फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मैंने जब ये फॉर्मूला लिखी, ये 2 तो ऐसे ही था, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है, और v तो पोटेंशियल था, और जो ही मैंने 30 इन दो को पहले सॉल्व किया ये बना मुझे 10 रेज पावर 50, लेकिन ऊपर मुझे इनको रूट था और ये मुझे बना 10 रेज पावर माइनस 25। जब मैंने 10 रेज पावर माइनस 25 को ऊपर लिया ये बना प्लस 25। 10 रेज पावर माइनस 34 को जब मैंने नेगेटिव किया, जब मैंने इसको पॉजिटिव किया 10 रेज पावर 25 तो मुझे रिजल्ट आया 10 रेज पावर 9, और नीचे डिवाइड में ये था। ये वाला जो रिलेशन आपको यहाँ पे आता है ये आपको मीटर्स में आता है, फिर आपको इसमें एंगस्ट्रॉम्स में कन्वर्ट करके 10 रेज पावर 10 मल्टीप्लाई करना है ऊपर, तब जाके आपको ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और ये वाला रिजल्ट आके आपको ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है, चाहे जेईई मेंस की बात करेंगे या नीट की बात करेंगे, और 2019 में इसी पे सवाल पूछा गया था, और 2016 में भी डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पे सवाल पूछा गया था। ये वाली फॉर्मूला अगर आपको याद होगी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अब सवाल है, आपने निकाला लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अब कोई और मुझे बोलता है कि मुझे आप निकाल के दे दो लैम्डा फॉर प्रोटॉन, वो भी देखेंगे किस किस पार्टिकल की बात की जाएगी, हम उनका निकाल पाएंगे। लैम्डा फॉर प्रोटॉन की बात हो रही है, अब किसकी निकालनी है, हमें वेवलेंथ प्रोटॉन की निकालनी है। मैं लिखूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ फिर से 2m और फिर इसके बाद ev। ठीक है, अब जो मास ऑफ ए प्रोटॉन है वो होता है बराबर 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg के बराबर। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर से आपको वही रिलेशन देखने को मिलेगी। इट्स 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, यानी कि चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन भी उसी के बराबर होता है।
और v है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपको बराबर 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v इंटू एंगस्ट्रॉम्स। ये आपकी वेवलेंथ बनती है फॉर प्रोटॉन। जब आपने इसको सॉल्व किया ये आपको डायरेक्टली इसके बराबर आया। अगर आपको रिजल्ट ही डायरेक्टली याद रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिजल्ट्स पे ही आपको वहां पे सवाल क्वेश्चंस को पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। ये है लैम्डा फॉर प्रोटॉन। अब सवाल है मुझे निकालना है लैम्डा फॉर ड्यूटेरॉन, या मैं निकालूंगा अल्फा पार्टिकल के लिए, पहले ड्यूटेरॉन के लिए निकालूंगा। तो मैंने जब ये लिखा और मुझे पता है ये आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, अब मैं जब इसको लिखूंगा फिर से लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ 2, मैं लिखूं इंटू 2m, क्योंकि यहाँ पे दो बारी मास किसका है, इसका। और उसके बाद जब मैं चार्ज लिखूंगा E और V, ये आएगा मुझे ये वाला रिलेशन बराबर 0.202 अंडर रूट ऑफ V इंटू एंगस्ट्रॉम्स। वैल्यूज को पुट करके आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है मुझे आप निकाल के दे दो लैम्डा फॉर एन अल्फा पार्टिकल, वो भी मैं देखूंगा क्या है लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल। फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास इसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स मास ऑफ फोटोन, 4 टाइम्स मास ऑफ फोटोन। फिर से यहाँ पे मैं जब इसको पुट करूंगा फॉर्मूला में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4m EV के बराबर, तो ये मुझे आएगा रिजल्ट बराबर 0.101 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम्स में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है रिगार्डिंग मैटर वेव्स, यानी कि डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स। तो हम क्या समझे इससे, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि खाली लाइट ही नहीं बनी होती है पार्टिकल्स की, कोई भी मैटर कोई भी चीज उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं दोनों कैरेक्टर्स, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। फिर डिपेंड करता है कौन सी चीज सबसे ज्यादा आ जाती है, आप उस चीज को वही मानते हो। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी 1 किलोग्राम पार्टिकल की, जब उसने चलना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने उसका जो वेवलेंथ देखा वो बहुत कम आया, और हमने क्या माना कि इसका वेव कैरेक्टर भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, ज्यादा कैरेक्टर जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। हमने उसको कौन सा माना, हमने पार्टिकल नेचर का माना। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को जब हमने एक्सेलरेट कराया विद 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें जो रिजल्ट वहां पे देखने को मिला उसके डायमेंशंस, जो वेवलेंथ के डायमेंशंस थे वो कंपेरेबल थे डायमेंशंस ऑफ द पार्टिकल। तो हमने इसको क्या माना, उसको हमने माना वेव। और हमने बाद में बहुत सारी चीजों से देखा कि इलेक्ट्रॉन वेव ही ज्यादा बिहेव करती है। उसके बाद जब हमने वो वाला छोड़ के हमने फॉर्मूलाज को डिराइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी को लिया पहले। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी वाली रिलेशन निकाली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और वहां पे पी स्क्वायर का वैल्यू वहां पे पुट किया। उसके बाद हमने और एक डेरिवेशन निकाली, ई वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ई वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वो पुट करके हमें ये वाले रिजल्ट्स देखने को मिले। अब क्या सवाल है, अब फॉर गैस पार्टिकल्स, यानी कि गैस पार्टिकल्स के लिए अगर आपको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पूछी जाएगी, आप कैसे निकालोगे इनको। यानी कि गैस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 3/2 kT के बराबर फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। फॉर अ गैस मॉलिक्यूल उसके लिए क्या होती है, फॉर्मूला है F/2 nRT, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और ये किसकी है, ये मॉलिक्यूल की है, ये टोटल मॉलिक्यूल की है ये। फिर आपको जब इसको निकालना है, आप इसको डिवाइड बाय करते हुए Na से, तो आपको ये वाली फॉर्मूला आती है। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको पढ़ा होगा। और मैं फिर से लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me के बराबर, यानी कि 2m के e के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यू डाल दूंगा तो ये मुझे बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू m इंटू 3/2 kT, और ऊपर से मुझे क्या है, इसका रूट है ये, और ये जाएगा मुझे लैम्डा बनेगा बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT के बराबर। ये है लैम्डा वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए आपको जब भी वो एक वेवलेंथ निकालनी होगी, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, तो आपको इस फॉर्मेट में जाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल पूछा जाता है कंपैरिजन, यानी कि लैम्डा 1 मुझे निकाल के दे दो और लैम्डा 2, इनका रेशियो निकाल के दे दो फॉर हाइड्रोजन गैस और फॉर हीलियम गैस। ये मोस्टली पूछा जाता है जेईई में कि आप मुझे इनके रेशियोज निकाल के दे दो। आपको जब ये वाली फॉर्मूला याद रहेगी, आप इसके लिए भी पुट करोगे, आप इसके लिए भी पुट करोगे, तो आपको रेशियो भी आ जाएगा। ये है डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स का कंसेप्ट, इतना ही था इसमें। अभी तक अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे सुन रहा है जो हमारे इंस्टीट्यूट का नहीं है, तो मैं अपना नंबर यहाँ पे देता हूँ 7006099285, इट्स माई नंबर। कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट किसी पे जगह आ रहा है तो वो मुझे कॉल कर सकता है या मुझे टेक्स्ट कर सकता है। और एक बात कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मैंने इसके अपने हाथ से नोट्स भी बनाए हैं, और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने सेंड किए हैं। अगर कोई और भी है वो लेना चाहता है वो नोट्स को, वो मुझे इस पर टेक्स्ट करके वो नोट्स ले
ले सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेडिएशन प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जेई एडवांस्ड और जेई मेंस के लिए है, वो हम इसके बाद देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न सेकंड स्टार्ट होती है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से इंशाल्लाह, सॉरी, उसके बाद पहले मॉडर्न फर्स्ट में ही कुछ रहता है, यानी कि डबल नेचर उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न फर्स्ट में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है, बाकी जो भी है वो मॉडर्न सेकंड में देखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।